लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। मानवीय इंसानियत, करुणा दया, दिव्य चमक अलौकिक प्रकाश, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इंसान होते हुए भी उसके मन में लोगों के प्रति दया कूट कूट के भरी है, जो हमेशा दूसरों के लिए अपने मन में करुणा रखते हैं। हाँ जी, तो इस पाठ के मुख्य पात्र हैं फादर कामिल बुल्के, जिसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के बारे में बताया है कि किस प्रकार आज भी उनके मरने के बाद उनकी यादें उनके मन में बसी हुई हैं। तो यह संस्मरण है। हिंदी साहित्य में कई विधाएं हैं, जैसे कहानी, एकांकी, लेख, निबंध। उसी प्रकार से संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? जो किसी की याद में लिखा जाता है। तो इसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के साथ अपनी यादों के बारे में लिखते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। स्मृति याद, किसी की याद में लिखा गया जो भी विधा है उसे संस्मरण बोलते हैं। और यादों की विश्वसनीयता कि उसमें हम अपना कितना विश्वास दिखाते हैं, उसमें कितनी सत्य है, वो उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेमस चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जा सकती है। फादर बुल्के का जन्म हुआ था बेल्जियम में, जो कि यूरोप में है, फॉरेन कंट्रीज़ में। शहर का नाम था रेमस चैपल, जिसे गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। गिरजा चर्च में जो फादर होते हैं उन्हें बोलते हैं पादरी। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्म भूमि यहाँ जन्म हुआ है, कर्म भूमि जहाँ रहकर हम काम करते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आज जो हमारी जनरेशन है उनकी जन्म भूमि तो पंजाब है, भारत है, लेकिन वो अपनी कर्म भूमि बनाते हैं यूरोप कंट्रीज़ को। वो उसके बाद बड़े होने के बाद बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर काम करते हैं। ऐसे ही फादर बुल्के की जन्म भूमि थी रेमस चैपल, लेकिन भारत को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। फादर बुल्के सन्यासी थे। पारंपरिक अर्थ पुराने रीति रिवाज। प्राचीन काल में साधु संत किसे माना जाता था? जैसे जो अपना घर परिवार त्याग देते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, तपस्या करने जंगलों में जाते हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे परंपरागत साधु थे। लेकिन फादर बुल्के सन्यासी थे, लेकिन वो ऐसे साधु नहीं थे जिन्होंने अपना घर परिवार, रिश्तेदार छोड़ दिए थे और किसी से मिलते नहीं थे, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। वो घर परिवार में रहते हुए, दोस्तों मित्रों के साथ रहते हुए भी भगवान की भक्ति करते थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। सर्वेश्वर लेखक का नाम है कि उनका फादर बुल्के से दिल से संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि फादर बुल्के को हिंदी भाषा से बहुत प्यार था और हमेशा वो हिंदी भाषा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक।
स्टार्टिंग में बताया है फादर बुल्के की वेशभूषा कैसी थी, वो कैसे दिखते थे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला जख्म है जो शरीर में हो जाने से पूरा जहर बॉडी में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जो हमेशा दूसरों के लिए मीठे शब्द बोलते थे, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस प्रभु से पूछें? लेखक कहते हैं, जिसकी रगों में, जिसकी नसों में हमेशा दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत है, करुणा है, उसके लिए इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? जहर का विधान क्यों? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जिसकी पहचान ही ये थी कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, वह इस देह की यातना की परीक्षा आखिरी देहरी पर क्यों दे? उम्र के इस पड़ाव पर आके तो वो इस यातना दुख की परीक्षा क्यों दे? फादर बुल्के कैसे दिखते हैं? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, जैसे चर्च में फादर ड्रेस पहनते हैं वाइट कलर की, वैसे ही फादर बुल्के भी पहनते हैं। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, उनका रंग गोरा है, दाढ़ी भूरी है जो सफ़ेद झलक मारती है। नीली आंखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, जो हमेशा लोगों को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। 35 साल से इसका साक्षी था, साक्षी गवाह। 35 साल से लेखक फादर बुल्के के साथ रह रहे थे, उन्हें देख रहे थे, इसीलिए वो कहते हैं कि 35 साल से मैं इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज भी मुझे लगता है कि फ़ादर बुल्के मुझे गले लगा लेंगे। फ़ादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यदि आज भी हम फ़ादर बुल्के को याद करते हैं, ये बात लेखक बोलते हैं कि यदि आज भी फ़ादर बुल्के को याद करते हैं तो जैसे हम कोई भी उदास शांत संगीत, कोई भी सैड सॉन्ग सुनकर उदास हो जाते हैं, वैसे ही फ़ादर बुल्के को याद करके आज भी उदास हो जाता हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अगर उनको देख लो, ऐसे लगता था कि किसी ने दया के सागर में स्नान कर लिया है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बात करने के बाद ऐसे लगता था कि अब कोई भी काम करने का संकल्प कर लेगा। परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक गोष्ठी का नाम है। इसके बारे में आपको चैप्टर के लास्ट में बताया गया है दैट यू कैन। हाँ जी, परिमल क्या है? निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी कविताओं से प्रेरणा लेकर 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी। कुछ उत्साही युवक थे जिन्होंने परिमल की स्थापना की थी। इसमें क्या था कि भारतीय स्तर पर गोष्ठियां की जाती थी जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। जिन लोगों को कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास लिखने का शौक़ था वे लिखते थे और फिर परिमल में आकर उनके बारे में बताते थे। परिमल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। इलाहाबाद में इनकी मुख्य ब्रांच है। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इनकी शाखाएं रहीं। इनकी अदर ब्रांचेस इन शहरों में हैं। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। इस प्रकार परिमल एक संस्था का नाम है जिसमें उत्साही युवक या कोई भी हिंदी साहित्य के बारे में लिखने वाले अपनी रचनाएं बोलते थे। तो फादर बुल्के तो हिंदी से प्रेम करते ही थे। तो लेखक कहते हैं, आज भी मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। ऐसा वो क्या करते थे?
परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। सब ऐसे रहते थे जैसे परिवार में रहते हैं। जिनके बड़े फादर बुल्के थे, जिसमें सबसे बड़े फादर बुल्के थे और सब उनका सम्मान करते थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमेशा जो भी लोग हंसी मजाक करते थे, कॉमेडी करते थे, उनमें शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों पर गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। जो भी अपनी कविताएं कहानियाँ बोलते थे, उन पर अपने सुझाव देते थे, राय देते थे। हमारे घरों में भी किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न का दाना डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। हमेशा उनकी नीली आंखों से वात्सल्य प्रेम झलकता है और ऐसे लगता है जैसे हम देवदार की छाया में खड़े हैं। देवदार वृक्ष का नाम है। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं उनके बारे में बताना कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कहीं नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो लेखक उनके बारे में सब जानते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेमस चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की यादों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते देखा है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ये उनके परिवार के बारे में बताया गया है कि उनके परिवार में कौन कौन है, लेकिन फिर भी सबको छोड़कर वो बेल्जियम से भारत आ गए थे। हाँ, ये 2 या 3 बार बेल्जियम गए थे अपने परिवार से मिलने। सबसे अधिक वो अपनी माँ को याद करते थे। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। फादर बुल्के जब सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए, उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि उस समय यह था कि सन्यास लेते समय सन्यास लेने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए पास किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया।
रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े जाते थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। विभागाध्यक्ष अर्थात HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, कोश डिक्शनरी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के मीनिंग थे, और बाइबल का अनुवाद किया। बाइबल ईसाई लोगों की धार्मिक पुस्तक का नाम है, वो इंग्लिश में है, उन्होंने हिंदी में भी अनुवाद किया। वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर।